हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटेल ज्ञान पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्राचीन समय में पाए जाने वाले 16 महाजनपदों के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि इनकी शुरुआत कब हुई, इनकी स्थिति क्या थी और इनकी पूरी सूची देखेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि इनके नाम क्या थे, इनकी राजधानी कहाँ थी और वर्तमान समय में यहाँ कौन सा प्रदेश या शहर स्थित है, और बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो बने रहें अंत तक इस इम्पोर्टेंट वीडियो में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे के व्यापक प्रयोग से बड़े बड़े प्रदेश या जनपद राज्य के निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गईं। क्योंकि लोहे की खोज से लोगों के जीवन में काफ़ी प्रगति आ गई। वो इस तरह की लोहे के हथियारों के कारण योद्धा वर्ग काफ़ी अहम भूमिका अदा करने लगा। इसी तरह खेती के नए औजारों और उपकरणों से किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करने लगा, जिस वजह से अब राजा अपने सैनिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए इस अतिरिक्त अनाज और युद्ध में सैनिकों द्वारा प्राप्त किए गए माल को कर आदि के रूप में एकत्रित कर सकते थे। तो इस तरह जब लोग आर्थिक तौर पर मजबूत हुए तो इसका असर उनके सामाजिक रहन सहन पर पड़ा, और लोगों की जो सोच पहले अपने जन या कबीलों तक सीमित थी, अब वो अपने कबीले से बढ़कर ग्राम, फिर जन से बढ़कर जनपद और अंततः महाजनपद के प्रति हो गई। क्योंकि जब इंसान आर्थिक तौर पर मजबूत होता है और उसकी बुनियादी ज़रूरतें जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, ये सब ज़रूरतें आराम से पूरी हो जाती हैं, तो इंसान तरक्की और निर्माण की तरफ सोचता है। तो कुछ ऐसा ही उस समय भी हुआ था। जब लोग आर्थिक तौर पर मजबूत हुए तो उनकी सोच बढ़ी, तो उन्होंने तरक्की और विस्तार की तरफ ध्यान दिया। और ठीक इसी समय धार्मिक क्रांति का भी दौर चल रहा था। एक तरफ बौद्ध धर्म, एक तरफ जैन धर्म, दो नए धर्मों का उदय हो रहा था, और पुराना हिंदू धर्म भी अपनी अवस्था में मौजूद था। तो धार्मिक क्रांति के साथ साथ आर्थिक क्रांति का भी दौर प्रारंभ हो गया। आप इस विस्तार और प्रगति और बदलाव को समझना चाहें तो ग्राफ से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे पहले कबीला था, जो बढ़कर ग्राम, फिर जन, उससे बड़ा हुआ तो जनपद यानी ज़िला, और अंततः बढ़कर महाजनपद का रूप धारण कर लिया। महाजनपद को हम प्रदेश या प्रांत के तौर पर मान सकते हैं। हाँ, अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, महाजनपद कुल कितने हैं और इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त हुई? तो दोस्तों, इसकी जानकारी हमें उस समय के धार्मिक ग्रंथों, स्पेशली जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथों से प्राप्त हुई। और इसमें मुख्य रूप से बौद्ध धर्म का ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है, जिससे 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, और दूसरा है भगवती सूत्र, जो कि जैन धर्म का ग्रंथ है, जहाँ से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। हालांकि दोनों ग्रंथों की सूची में कुछ अंतर है जो बहुत ज़्यादा नहीं है, और एग्ज़ाम में भी जब आपसे पूछा जाए कि 16 महाजनपदों की जानकारी कहाँ से मिली, तो इसके जवाब में आपको यही दोनों ग्रंथ लिखने हैं, यानी बौद्ध धर्म का ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म का ग्रंथ भगवती सूत्र। अब आइए जानते हैं ये 16 महाजनपद कहाँ थे। तो भारत के मैप से इसे समझा जाए तो मुख्य रूप से उत्तर भारत और मध्य भारत में इसका विस्तार हुआ। खास तौर से बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्रों में इन महाजनपदों का विस्तार और प्रसार हुआ। कुछ महाजनपद वर्तमान समय में भारत से बाहर पाए गए, जो उस समय भारत का हिस्सा हुआ करते थे। तो क्या सभी 16 महाजनपद शक्तिशाली होने में और विकसित होने में एक जैसे थे? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि आगे चलकर इन महाजनपदों में संघर्ष हुआ और आगे बढ़ने की होड़ शुरू हो गई, जिसमें सबसे आगे और शक्तिशाली निकल कर आता है मगध साम्राज्य। क्योंकि आगे चलकर इसमें बहुत सारे शक्तिशाली राजा और वंश हुए, जिसे हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इन 16 महाजनपदों और इनकी राजधानी आदि को पढ़ने से पहले आइए जान लेते हैं यहाँ किस प्रकार की स्थिति थी। तो यहाँ अधिकांश राज्यों में राजतंत्र था, यानी एक राजा के द्वारा शासन चलाया जाता था, जिसकी सहायता के लिए मंत्री होते थे,
सैनिक होते थे जो शासन चलाने में राजा की मदद करते थे। तो अधिकांश महाजनपदों में राजतंत्र होता था, लेकिन कुछ महाजनपदों में गणतंत्र भी देखने को मिलता है, जहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया से शासन होता था। अब आइए इस टॉपिक के मेन पॉइंट पर बात कर लेते हैं, यानी 16 महाजनपदों की सूची कि वो कहाँ स्थित थे, उनकी राजधानी कहाँ थी और वर्तमान समय में वो कहाँ पर है। तो इसको विस्तार से पढ़ने से पहले आइए सरसरी तौर पर देख लेते हैं कि किस राज्य में कितने महाजनपद थे, जिससे आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। तो इसमें बिहार में 3 महाजनपद थे, उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे, 11 हो गए। मध्य प्रदेश, राजस्थान और दक्षिण भारत में एक एक महाजनपद थे, 11 में ये 3 मिलाकर 14 हो गए और 2 महाजनपद भारत के बाहर हैं, तो 14 2 16 हो गए। बिहार में 3, उत्तर प्रदेश में 8, मध्य प्रदेश में 1, राजस्थान में 1, दक्षिण भारत में 1, तो ये 14 महाजनपद भारत में हैं और 2 भारत के बाहर। अब आइए इसको विस्तार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है मगध महाजनपद। मगध साम्राज्य का जो प्रारंभिक क्षेत्र था वो मुख्य रूप से बिहार के दक्षिण भाग में था, जो कि वर्तमान में पटना से गया के बीच का क्षेत्र है। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी राजगृह थी। हालांकि इसकी प्रारंभिक राजधानी गृह ब्रिज बताई जाती है और इसका मेन पॉइंट ये है कि ये सबसे शक्तिशाली था। अगला है अंग महाजनपद, जिसकी राजधानी थी चंपा और यहाँ वर्तमान समय में बिहार का भागलपुर और मुंगेर ज़िला स्थित है। इसमें आमतौर से इसकी राजधानी के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, तो इसकी राजधानी थी चंपा। हमारा तीसरा महाजनपद है वज्जी संघ। तो वज्जी संघ जो था ये वास्तव में 8 जनपदों को मिलाकर बना था, इसीलिए इसे वज्जी संघ के नाम से जाना जाता है। और बात करें इसकी राजधानी की, तो इसकी राजधानी थी वैशाली और वर्तमान समय में उत्तर बिहार का जो त्रिभुज प्रमंडल क्षेत्र है, जिसे मिथिला क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, इन्हीं क्षेत्रों में वज्जी संघ स्थित था। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि सबसे पहले अगर कहीं गणतंत्र या लोकतंत्र लागू हुआ था तो वो यहीं वज्जी संघ में लागू हुआ था। और इसके 8 जनपदों में एक जनपद लिच्छवी था, जिसकी राजधानी भी वैशाली ही थी और यहीं लिच्छवी ही में सबसे पहले लोकतंत्र लागू हुआ था। तो वज्जी और लिच्छवी दोनों की राजधानी वैशाली थी। तो ये 3 महाजनपद बिहार से आते हैं। अब आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश से आने वाले 8 महाजनपदों की सूची। तो इसमें सबसे पहला है काशी। तो काशी की राजधानी थी वाराणसी और वर्तमान में भी आप जानते हैं कि इसे वाराणसी ही कहा जाता है और इसे बनारस के नाम से भी जाना जाता है। अगला है कौशल। तो कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती थी, लेकिन कौशल 2 भागों में बटा हुआ था, उत्तर और दक्षिण। दक्षिण का जो भाग था उसकी राजधानी थी श्रावस्ती और उत्तरी भाग की राजधानी थी साकेत, लेकिन ओवरऑल इसकी राजधानी थी श्रावस्ती। और एग्ज़ाम में भी आपसे पूछा जाएगा तो इसकी राजधानी श्रावस्ती बताना है। अगला महाजनपद है मल्ल। तो मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर, वही कुशीनगर जहाँ पर गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि जहाँ गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी वो किस प्रदेश के अंतर्गत आता था। तो इसका उत्तर है कुशीनगर, जो मल्ल प्रदेश के अंतर्गत आता था और ये भी वज्जी ही की तरह एक गणतंत्र वाला प्रदेश था। अगला महाजनपद है वत्स। तो वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी और वर्तमान में यहाँ प्रयाग क्षेत्र यानी इलाहाबाद स्थित है। हमारा अगला महाजनपद है कुरु। तो कुरुक्षेत्र के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, जिसकी चर्चा महाभारत में भी बताई जाती है। और बात करें इसकी राजधानी की, तो इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ और वर्तमान समय में यहाँ दिल्ली वाला इलाका आबाद है। फिर है पांचाल। तो पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र। अगला महाजनपद है सूरसेन। इसकी राजधानी थी मथुरा, जो वर्तमान समय में भी मथुरा ही के नाम से जाना जाता है। और उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला अगला और 8वां महाजनपद का नाम है चेदी। बात करें इसकी राजधानी की, तो इसकी राजधानी थी शक्तिमती या सोथिवती। एग्ज़ाम में दोनों ऑप्शंस में से कोई भी आ सकता है,
क्योंकि शक्तिमती को ही कहीं सोथीवती भी लिखा जाता है। ये तो बात हुई बिहार से 3 और उत्तर प्रदेश से आने वाले 8 महाजनपदों की, जो कि हमने विस्तार पूर्वक पढ़ा। अब आइए उन राज्यों को देखते हैं जहां पर एक एक महाजनपद पाए गए। तो सबसे पहले देख लेते हैं मध्य प्रदेश को। तो मध्य प्रदेश में अवंती महाजनपद था, जो काफ़ी चर्चित और काफ़ी शक्तिशाली था, क्योंकि मगध, काशी और अवंती ये 3 महाजनपद काफ़ी शक्तिशाली महाजनपद थे। बात करें अवंती की राजधानी की, तो इसकी 2 राजधानी थी, उज्जैन और महिष्मती। इसमें उज्जैन उत्तरी भाग की राजधानी थी, जबकि महिष्मती दक्षिणी भाग की राजधानी थी, और वर्तमान में यहाँ उज्जैन शहर आबाद है। तो आप मध्य प्रदेश से एक महाजनपद अवंती याद रखें। अगला महाजनपद है मत्स्य, जो कि राजस्थान में था, और इसकी राजधानी थी विराटनगर, और वर्तमान में यहाँ जयपुर शहर है। हमारा अगला महाजनपद, जो कि भारत में पाया जाने वाला 14वां और लास्ट महाजनपद है, क्योंकि इसके बाद जो 2 महाजनपद बचे हैं वो वर्तमान समय में भारत के बाहर हैं। तो हमारा 14वां महाजनपद है अस्मक, जो कि दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में था, और इसकी राजधानी थी पोतन या पोटली। तो ये एकमात्र महाजनपद जो साउथ इंडिया में था, जिसका नाम था अस्मक, इसकी राजधानी थी पोतन या पोटली। अब आइए बात करते हैं उन 2 महाजनपदों के बारे में जो वर्तमान में भारत के बाहर हैं, और ये बहुत ही अहम है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया कि उन महाजनपदों के बारे में बताएं जो वर्तमान समय में भारत से बाहर हैं। आइए इनको भी देख लेते हैं। तो ये 2 हैं, एक है कंबोज और दूसरा है गांधार। अगर आप भारत का मैप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर वाला जो भाग है, इसके इस तरफ जो पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला ये भाग है, इसी के आसपास वाले क्षेत्र में ये स्थित थे। तो इसमें एक था कंबोज, जिसकी राजधानी थी राजपुर या हाटक। यहाँ एग्ज़ाम में दोनों में से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, आप इसे याद रखेंगे। और भारत के बाहर पाए जाने वाला अगला महाजनपद है गांधार। इसकी राजधानी थी तक्षशिला, जो कि शुरुआती दौर में भारत में शिक्षा का एक बड़ा केंद्र था। स्पेशली मौर्य काल में सबसे ज़्यादा चर्चित था शिक्षा के क्षेत्र में। तो आज के इस वीडियो में आपने 16 महाजनपदों को विस्तार से पढ़ा। आप चाहें तो जितनी भी स्लाइड्स हैं सबका स्क्रीनशॉट ले लें, और ख़ास तौर से 16 महाजनपदों की सूची को आप याद कर लें। और इसी तरह इतिहास को डिटेल में पढ़ने के लिए हमारी पिछली वीडियोस भी आप देख लें प्लेलिस्ट में जाकर, जिसमें प्राग ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल को डिटेल से पढ़ाया गया है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं ऐसी ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।